अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ वैली इंस्टीट्यूट बिमना, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल लेक्चर्स, वन शॉट डिजिटल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इन लेक्चर्स में हम आपको एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं, चूँकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ये सारा जो है रिवाइज्ड लेक्चर। तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का जियोग्राफी चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर एग्रीकल्चर। तो बेटा ये जो चैप्टर है, याद रखिए कि ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, बोर्ड एग्जाम्स का ताल्लुक है, तो इसमें बेटा इस चैप्टर की वेटेज 5 मार्क्स है। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग द चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम्स, तो बेटा ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, अगर हम देखेंगे डेली लाइफ में एग्रीकल्चर जो है बेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपने डाइट को जो है एनालाइज करेंगे, अपने ब्रेकफास्ट को एनालाइज करेंगे, अपने लंच को एनालाइज करेंगे, अपने डिनर को देखेंगे, तो उसमें जितना भी मेजर कंपोनेंट है बेटा वो आप देखेंगे वो आता कहाँ से है, वो आता है एग्रीकल्चर से। आप देखिए, अगर हम राइस खाते हैं, अगर हम व्हीट खाते हैं, अगर हम ब्रेड खाते हैं, अगर हम चाय पीते हैं, अगर हम एग्स लेते हैं, अगर हम मीट खाते हैं, या इवन अगर हम वुलन क्लोथ्स बेटा यूज करते हैं, तो ये सारा जो है बेटा ये हम देखते हैं एग्रीकल्चर से ही प्रोवाइड होता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो एग्रीकल्चर है ये हमारी जिंदगी का, हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है ये चैप्टर में हम क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। एग्रीकल्चर की मीनिंग, डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट जो है हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जो हम पढ़ेंगे दैट इज फार्म सिस्टम, कि एग्रीकल्चर जो है ये एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है। तो वो देखेंगे कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस जो है इस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और अपार्ट फ्रॉम इट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स जो है एग्रीकल्चर के, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम बेटा मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बेटा हम एक केस स्टडी देखेंगे और उस केस स्टडी में हम इंडिया के एग्रीकल्चर को, इंडिया के फार्मर को यूएस के फार्मर के साथ कंपेयर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेटा एग्रीकल्चर जो है ये याद रखे इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी और एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली चीज आपको याद रखना है बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच डील्स विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम वो काम करते हैं ताकि हमारा लाइवलीहुड, हमारी रोजी रोटी जो है वो फुलफिल हो सके। तो एग्रीकल्चर जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं बेटा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया बेटा प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा हो गया सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और तीसरा जो है बेटा वो हो गया टर्शरी और सर्विस सेक्टर। तो इन दोनों को फिलहाल हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है बेटा ये एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और हम देखते हैं इट इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका यह मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर जो आज दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है, ये कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है, कोई ऐसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो आज की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है इट इज एज ओल्ड एज मैन इटसेल्फ। तो एग्रीकल्चर जो है वन ऑफ द एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो काफी टाइम से इंसान
करता आ रहा है। अब हम आएंगे मीनिंग और डेफिनेशन की तरफ। तो ये जो वर्ड एग्रीकल्चर है बेटा, ये याद रखिए, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, और ये दो लैटिन वर्ड्स है, एगर जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चरा जिसका मतलब होता है टू कल्टिवेट। तो व्हाट एग्रीकल्चर मीन्स नाउ, इट इज आर्ट एंड साइंस। तो एग्रीकल्चर बेटा आर्ट भी है और ये साइंस भी है, ये दोनों है। और क्या है इसमें, कल्टिवेटिंग द सॉइल, सॉइल को कल्टिवेट करना, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हम करते हैं ये हम सॉइल में ही करते हैं। और उसके बाद रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, सॉइल को कल्टिवेट करने के बाद हम एग्रीकल्चर से क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे ये क्रॉप्स जो है बेटा फूड क्रॉप्स हो। फूड क्रॉप्स में हमारे पास है राइस, व्हीट आता है, मेज आता है, जो हम यूज करते हैं, जो हम खाते हैं। इसमें बेटा हमारे पास क्रॉप्स में नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबर है, कॉफी है, सॉरी जैसे रबर है, इसमें हम देखते हैं जूट है, कॉटन है, ये हम देखते हैं बेटा नॉन फूड क्रॉप्स। इसमें हम वो क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो हम सिर्फ अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम वो क्रॉप्स भी आते हैं जो हम मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया क्रॉप्स। और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक हो गया बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स काउ, गोट, शीप, बफेलो, उनको रियर करना, और उन डोमेस्टिक एनिमल्स से मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, चीज, घी, वो हमें प्रोवाइड होते हैं। तो ये सारा जो है बेटा एग्रीकल्चर में ही आता है। और अब हम एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है, ये याद रखे बेटा, इट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कन्फाइंड टू इंडिया। एग्रीकल्चर दुनिया के हर हिस्से में जो है किया जा रहा है। 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दुनिया की आधी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर से जुड़ी है, जिनकी रोजी रोटी जो है एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, अपने मुल्क की, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा 2/3 हो गया, 66% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बेटा एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। तो वी कैन से इंडिया जो है इट इज एन एग्रेरियन नेशन। एग्रेरियन नेशन जो है वो हो गया वो मुल्क जहाँ की इकोनॉमी का मेन जो सोर्स है, मेन जो कंट्रीब्यूटर है, दैट इज एग्रीकल्चर। और फिर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर का बहुत ही रोल होता है। इसके बाद हम देखेंगे टोपोग्राफी और क्लाइमेट, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी है। टोपोग्राफी में आपकी लैंड, एग्रीकल्चर के लिए आपको फर्टाइल और प्रोडक्टिव लैंड चाहिए, और जिस पर आप क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। इसके लिए बैरन और अनप्रोडक्टिव लैंड जो है वो सुइटेबल नहीं है। इसके साथ साथ क्लाइमेट, आपको जो है बेटा क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है डिटरमाइन करती है कि आपका एग्रीकल्चर जो है कैसा होना चाहिए। आपको रेनफॉल की जरूरत है, आपको जो है बेटा बाकी चीजों की जरूरत है। और जिस लैंड पर हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हर कोई लैंड बेटा क्वालिटी में, प्रोडक्टिविटी में सेम नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि जिस लैंड पर हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। और एग्रीकल्चर जो है इसका दूसरा नाम जो है बेटा फार्मिंग है, और जो फार्मिंग करता है उसी को हम बोलते हैं फार्मर। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग ये जो है इसके एक ही जो है के दो नाम है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे फार्म सिस्टम कि एग्रीकल्चर जो है ये किस सिस्टमैटिक मैनर के तहत हो रहा है, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, ये प्रॉपर जो है सिस्टम के तहत किया जा रहा है। और इसमें हम देखते हैं जो इनपुट है उसमें सीड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, मशीनरी आती है, लेबर आता है। तो ये आपका इनपुट है। और इसके साथ साथ आपको इस एग्रीकल्चर में कुछ और ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लाइंग आता है,
आपको सोइंग, आपको सीड सो करने हैं। अगर आप वीट को सो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप वीट का ही क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से वीडिंग आपको करनी है, हार्वेस्टिंग जो है जब आपकी फसल तैयार होती है। एंड व्हाट इज द आउटपुट? जब आपकी फसल तैयार हुई फिर आपके पास क्या अवेलेबल होता है? तो आपके पास क्रॉप्स है। अगर आपने राइस जो है उगाया है तो आपको राइस ही हार्वेस्ट करना है। और आपको बेटा इसमें वूल, क्योंकि हम डायरी फार्मिंग की बात करते हैं, हम एनिमल्स के रेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो ये वूल भी जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आउटपुट है। हमारे पास डायरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, घी, चीज़ जो है ये भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर जो है सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो ये जो एग्रीकल्चर है हम देखते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस और डिमांड फॉर प्रोड्यूस। क्या आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करते हैं? क्या आप अपनी जो है प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं? क्या अपने फैमिली मेंबर्स को जो है प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेबर, क्या आप बेटा ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हैं? क्या आप मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? इस बुनियाद पर हम देखते हैं एग्रीकल्चर को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा जो है बेटा वो है कमर्शियल फार्मिंग। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर लाइज द डिफरेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या फर्क है? और जहां तक बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग का ताल्लुक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, ये बेटा वो ब्रांच है एग्रीकल्चर का जिसमें एक फार्मर जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है अपनी फैमिली की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए। उसका मकसद मार्केट नहीं होता है, उसका मकसद कैश कमाना नहीं होता है, उसका मकसद जो है बेटा प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता है। और हम देखते हैं ये वाला जो एग्रीकल्चर है सबसिस्टेंस, ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है या अंडर डेवलप्ड रीजन जो दुनिया के हैं वहां पर ये वाली फार्मिंग ज्यादा की जाती है। और हम देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम फर्दर बेटा दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा हो गया बेटा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अब हम देखेंगे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो क्या होता है, इनमें कहां पर फर्क है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जहां तक इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का ताल्लुक है बेटा, ये याद रखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये बेटा किया जा रहा है ज्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में। और ज्यादातर बेटा ये उन कंट्रीज में किया जाता है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर एक फार्मर के पास एवरेज लैंड होल्डिंग जो है बेटा वो कम होती है। और इसीलिए हम देखते हैं द फार्मर कल्टिवेट स्मॉल ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो एक फार्मर के पास यूजुअली जमीन कम है, लैंड होल्डिंग उसके पास कम है, और हम देखते हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर वो कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स का यूज करता है क्योंकि उसका मकसद जो है मार्केट नहीं है, उसका मकसद फैमिली है। और हम देखते हैं ज्यादातर वो लेबर का ही यूज करता है, और अगर पॉसिबल है अगर वो उसके पास घर के लोग अवेलेबल है तो वो घर का ही लेबर जो है वो इसमें यूटिलाइज करेगा। और हम देखते हैं क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज एंड सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस और अगर सॉइल की फर्टिलिटी अलो करती है तो ये एट टाइम्स बेटा एक से ज्यादा क्रॉप भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं ये फूड क्रॉप्स राइस, व्हीट, मेज और पल्सेस। और हम देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है ये ज्यादातर बेटा होता है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में आप देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
ये कंट्रीज आती हैं। और अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से ये कंट्रीज जो है बेटा, ये टॉप 10 कंट्रीज में, टॉप 10 कंट्रीज जो मोस्ट पॉपुलेटेड है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक फार्मर के पास एवरेज में लैंड होल्डिंग कम है, इसीलिए वो टाइनी प्लॉट और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर कल्टीवेट करते हैं। ये बेटा ये जो कल्टीवेशन है ये होता है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में बेटा आता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी आप देखते हैं कि ये टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में शुमार होती है। इसी तरीके से बेटा ये ईस्ट एशिया में भी जो है बेटा ये वाली कल्टीवेशन सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है बेटा, इसमें हम देखते हैं दो टाइप्स है। इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। तो इसमें आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इसमें आता है नोमैडिक हर्डिंग। कहीं ना कहीं पर बेटा आपने ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टॉपिक अपनी हिस्ट्री बुक में भी, जो आपकी 8th की हिस्ट्री बुक है चैप्टर नंबर 4, उसमें भी इसका जिक्र किया होगा। सो लेट्स ट्राई टू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये क्या होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बेटा इसके बहुत सारे नाम है। इसको बेटा हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है इसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क का जो नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पर बेटा इसको जूम कल्टीवेशन, खासकर जो मेघालय है वहां पर इसको जो है बेटा जूम कल्टीवेशन कहते हैं। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे बेटा इसको रोका जो है ब्राजील में रोका कहते हैं। इसको जो है मिल्पा इसके नाम से भी पुकारा जाता है मैक्सिको में। और इसको बेटा हम देखते हैं लडांग इसके नाम से भी पुकारा जाता है मलेशिया में। और इसको हम देखते हैं बेटा स्वीडन कल्टीवेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये शिफ्टिंग वर्ड ही आपको जो है बता रहा है। इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन a plot of land, फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, is cleared by felling trees and burning them। तो एक प्लॉट ऑफ लैंड, एक फॉरेस्ट एरिया, वहां पर दरख्तों को काटा जाता है, फिर उनका जो वो नीचे वाला हिस्सा होता है तो उसको बेटा दरख्तों का जलाया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। और फिर हम देखते हैं बेटा वो जो एशेज है, जो राख है, उसको जो है बेटा सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है और वो फर्टिलाइजर का काम देता है, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम। और इसमें हम देखते हैं बेटा जो सीड्स होते हैं वो हाथ से ही जो है बेटा सो किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट सीडिंग। और इसके बाद जो है बेटा यहाँ पर ये कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ पर ये क्रॉप्स उगाते हैं, यहाँ पर ये पोटैटो जो है उगाते हैं, मेज उगाते हैं और 4-5 साल तक एक प्लॉट ऑफ लैंड पर जो है ये कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद ये इस लैंड को, इस प्लॉट ऑफ लैंड को अबेंडन करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ पर भी यही प्रोसेस जो है होती है, दरख्तों को काटा जाता है और फिर वो जो ऐश है उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है। सीड्स को ये हाथ से ही सो करते हैं, सिंपल टूल्स का ये यूज करते हैं और तब तक वो जो प्लॉट ऑफ लैंड होता है वो अपनी फर्टिलिटी जो है बेटा रिगेन करता है। और हम देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये कल्टीवेशन जो है बेटा की जाती है। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है बेटा इसके अपने ड्रॉबैक्स भी है, इसके अपने एडवांटेजेस भी है। जो खासकर ट्राइबल पीपल है उनको जो है इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन से फूड सिक्योरिटी जो है वो एंश्योर होती है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं बेटा ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ये बेटा हम देखते हैं कि फॉरेस्टेशन होता है, सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी जो है एट टाइम्स जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसी सबसिस्टेंस फार्मिंग का, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा एस्पेक्ट है नोमैडिक
हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है बेटा, इसमें आप देखते हैं जो हमारे वो लोग हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स को रियर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे कश्मीर में है एक कम्युनिटी गुजर बकरवाल जो गोट और शीप को रियर करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पैस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं जो एनिमल्स को रियर करते हैं और उनसे मिल्क प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं और उनका लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी जो है इसी पर डिपेंड है। और अगर हम देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, हर्ड्समैन यानी जो जिनके पास कैटल होते हैं, जो माल मवेशियों को पालते हैं, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते हैं। इनका जो लाइफस्टाइल होता है बेटा वो सेटल्ड नहीं होता है, वो नोमैडिक होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट करते हैं। क्यों करते हैं शिफ्ट? उसका एक रीजन है बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड फोडर फॉर देयर एनिमल्स। जब उनके एनिमल्स का फूड और फोडर एक जगह वो जो है डिप्लीट हो रहा है, ये दूसरी जगह जो है मूव करते हैं। इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है जो उनके जो है मूवमेंट में अहम रोल अदा करता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर हम गुजर बकरवाल की बात करेंगे, समर्स में ये ज़्यादातर पहाड़ों के जो है टॉप पर, पीक पर जाते हैं, वहाँ पर ग्रीनरी होती है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हुई होती है। लेकिन अगर आप इस वक्त देखेंगे वो पहाड़ों पर नहीं होंगे, वहाँ पर बर्फ़बारी होगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन पैस्टोरलिस्ट्स को, इन नोमैड्स को कंपेल करता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो नोमैडिक हर्डिंग में ये जो लोग होते हैं इनके पास मेन जो वेल्थ होती है दैट इज कैटल, और इस कैटल से जो है अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है ये पूरी करते हैं। और ये नोमैडिक हर्डिंग ये भी एग्रीकल्चर का ही एस्पेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कमर्शियल फार्मिंग। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सबसिस्टेंस फार्मिंग और इसके टाइप्स की। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग हम देखते हैं इसमें जो फार्मर होता है वो प्रोड्यूस करता है मेनली फॉर द मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग इज मार्केट ओरिएंटेड, और इसमें जो फार्मर होता है इसका मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। और हम देखते हैं द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, क्योंकि आपका मकसद है प्रॉफिट कमाना, और इसलिए आप इसमें ज़्यादातर बेटा हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, उन क्रॉप्स को यूज़ करते हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस दे। इसमें आप बेटा लेटेस्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसमें आपको जो कैपिटल है, मनी है, उसको भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो है उनका बड़े पैमाने पर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो हासिल करें, ताकि आप उसको मार्केट में जो है बेचें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाए। और हम देखते हैं कि ये जो है ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। इसमें ज़्यादातर जो है फार्मिंग मशीन्स के ज़रिए की जाती है। मशीन्स का इसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और अब कमर्शियल फार्मिंग की जब हम बेटा बात करेंगे, इसको भी हम 3 ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग को जो है बेटा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल मिक्सड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग में डिवाइड करते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है और मिक्सड फार्मिंग क्या होता है। तो कमर्शियल ग्रेन, तो कमर्शियल मीन्स फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर मार्केट। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आप जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं बेटा वीट, मेज और राइस, जिनको हम ग्रेन भी कहते हैं, और इनको हम मार्केट के लिए बेटा प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर चाइना में इसकी, और यूएस जो है, जो डेवलप्ड नेशंस है, यूरोप के नेशंस या नॉर्थ अमेरिकन, यूएस, कनाडा, वहां पर इसकी जो है बेटा बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनका मकसद होता है मार्केट। दूसरा जो है बेटा मिक्सड फार्मिंग। तो मिक्सड फार्मिंग जो है बेटा इसमें हम देखते हैं लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स। फूड क्रॉप और फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप हो गए वो क्रॉप बेटा जो हम एनिमल्स को जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेज जो है, कॉर्न जिसको हम बोलते हैं, ये फूड क्रॉप भी है,
हम भी इसको खाते हैं और एनिमल्स को भी प्रोवाइड करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट जो ये मिक्सड फार्मिंग है, इसमें हम देखते हैं कि हम लाइव स्टॉक जो है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो है बेटा, उनको भी रियर करते हैं। और जहाँ तक इस मिक्सड फार्मिंग का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया हम देखते हैं बड़े पैमाने पर होता है, न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर इसकी जो है बड़े पैमाने पर ये मिक्सड फार्मिंग हो रही है। यूएसए जो है हम देखते हैं यहाँ पर ये हो रहा है। खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करेंगे बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो इकॉनमी है, उसमें जो मेन स्टे ऑफ इकॉनमी है, मेन कंट्रीब्यूटर जो इकॉनमी है, वो है बेटा डायरी फार्मिंग। वो वहाँ पर एनिमल्स को रियर करते हैं और वो उनकी इकॉनमी का मेजर कंपोनेंट है। फोटोग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें किस तरीके से जो है ये किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है बेटा प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है बेटा, ये भी हम देखते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो प्लांटेशन में हम देखते हैं एक सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल पर हम प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और इसमें हम देखते हैं लेबर का बड़े पैमाने पर यूज होता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, टोबैको प्लांटेशन, ये प्लांटेशन क्रॉप है। तो एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, उसमें आप सिंगल क्रॉप को जो है प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आप टी प्लांटेशन की बात करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपने भी जो है चाय की वो जो पैकेट होता है, उसमें वुमेन आप देखिए वो बास्केट लेकर होती है और टी लीव्स को प्लग करते हैं। तो ये प्लांटेशन क्रॉप है। और इसके बाद हम देखेंगे बेटा जो मेजर क्रॉप्स है दुनिया में, उनकी हम बेटा जो है बात करेंगे। तो मेजर क्रॉप्स जो है बेटा, उसमें सबसे पहले हम ग्रेन की बात करेंगे, यानी फूड क्रॉप्स जो हम खाते हैं उनकी बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे राइस, वीट, मेज, पल्सेस और मिलेट्स। उसके बाद हम नॉन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे, जो हम प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन खाते नहीं है। उसमें आप देखेंगे कॉटन आता है, उसमें बेटा जूट आता है, जिनको हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। देन वी हैव बिवरेजेस, जो हम एज ड्रिंक के तौर पर लेते हैं, टी और कॉफी। सो लेट्स टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स, और हम बात राइस की कर रहे हैं। तो राइस जो है बेटा, ये आप देखिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। और राइस जो है बेटा, ये स्टेपल डाइट है, ना सिर्फ इंडिया का, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का, बल्कि दुनिया के लोगों का जो स्टेपल डाइट होता है वो राइस है। अब आपके जहन में बेटा क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टेपल डाइट क्या होता है। तो स्टेपल डाइट बेटा वो डाइट है जो हमारे डाइट का जो रोजमर्रा जिंदगी का अहम कंपोनेंट है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आप देखिए हमारा लंच जो है और हमारा डिनर जो है, उसमें आप देखेंगे राइस मेजर इंग्रेडिएंट है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स का देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा लोग राइस ही खाते हैं। तो राइस जो है बेटा ये स्टेपल डाइट है। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्शन की बात, तो राइस जो है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, और पहले नंबर पर चाइना है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू 2013 डेटा देखेंगे, वेस्ट बंगाल जो है, तो वेस्ट बंगाल बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टेट है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। और राइस जो है बेटा, ये हम देखते हैं कि ये जो क्रॉप है ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रोड्यूस होता है। और इस डायग्राम के ज़रिए हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से रीजन्स हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर, और इक्वेटर के नॉर्थ में बेटा आप देखेंगे कि हमारे पास एक लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास एक और लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पर जो मेन क्रॉप है बेटा वो है राइस। रही बात सब ट्रॉपिकल रीजन की, तो सब ट्रॉपिकल रीजन वो इलाका होता है विच लाइज क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। बीच कर रही थी
वापस है राइस ने। ओके, तो सब ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है बेटा जो ट्रॉपिक्स के नज़दीक हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के क्लोज का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन्स का जो मेन क्रॉप है वो है बेटा राइस। अगर हम इंडिया की बात करेंगे बेटा, हम इस मैप के ज़रिए देखेंगे कि इंडिया से बेटा एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो पास होता है बेटा वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया के साउथ से, इंडिया से पास नहीं होता है, वो है इक्वेटर। तो ये वाला इलाका जो है ये है बेटा ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिक्स के जो नज़दीक है इसको हम बोलते हैं बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ का जो मेन डाइट है, मेन क्रॉप जो है बेटा वो है राइस। इसके बाद अगर हम राइस की बेटा बात करेंगे तो राइस जो है यहाँ पर इसके लिए जो सॉइल चाहिए बेटा वो चाहिए एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है बेटा बहुत ही फर्टाइल सॉइल है एंड दैट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। और टेम्परेचर जो है बेटा इसके लिए चाहिए 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है वीट उसकी बात करेंगे। तो वीट जो है बेटा इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और वीट जो है बेटा इसके लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। और पंजाब जो है बेटा इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन आवर कंट्री। और इसके बाद अगर हम मेज़ की बात करेंगे जो फूड क्रॉप भी है और फोडर क्रॉप भी है, तो इसके लिए बेटा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए, और इसके लिए बेटा लॉट्स ऑफ सनशाइन और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इसके लिए भी बेटा ज़रूरी है। मिलेट्स जो है, मिलेट्स में आता है जवार, बाजरा एंड रागी, फोटोग्राफ पर आप देख सकते हैं। और इनको हम देखते हैं बेटा कोर्स ग्रेन भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो फिनिशिंग है बेटा वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन इनका बेटा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे वो है बेटा फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप में हम बात करेंगे कॉटन और जूट की। ये नॉन फूड क्रॉप्स है, खाते तो हम ये नहीं है, लेकिन बेटा ये जो क्रॉप्स है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए एज रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेटा कॉटन की ज़रूरत है और जूट इंडस्ट्री जो है उसके लिए जूट की ज़रूरत है। दे आर नॉन फूड क्रॉप्स और इनको हम फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं। तो कॉटन जो है बेटा इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर, रेनफॉल इसके लिए बहुत कम चाहिए, और हम देखते हैं 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन फॉर इट इज ग्रोथ। और सॉइल जो है इसके लिए इट शुड बी ब्लैक सॉइल, और ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम बोलते ही हैं बेटा ब्लैक कॉटन सॉइल, और उसका एक और नाम भी है बेटा ब्लैक सॉइल का जिसको हम बोलते हैं रीगर सॉइल। और अगर हम देखेंगे अपने मुल्क में कि ये कॉटन कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो बेटा महाराष्ट्र जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन आवर कंट्री, क्योंकि महाराष्ट्र में बेटा ब्लैक सॉइल जो है पाई जाती है। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन होती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ गुजरात, और अगर हम देखेंगे ये कॉटन जो है पाकिस्तान में भी जो है प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद अगर हम बात जूट की करेंगे, जूट जो है बेटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और जूट जो है बेटा हम देखते हैं ये उगता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और हम देखते हैं हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। और इस जूट को जो बेटा हम करते हैं यूज़ फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स
और कारपेट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर जूट इंडस्ट्री। और अगर अपने मुल्क की हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल जो है बेटा, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल हम देखते हैं बेटा कि जो बांग्लादेश है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो हम देखते हैं कि वो जूट की जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इन द वर्ल्ड। तो बेटा अब हम बात करेंगे बिवरेज क्रॉप्स की, वो क्रॉप्स जो हम एज ड्रिंक के तौर पर लेते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट बिवरेजेस है हमारे पास, कॉफ़ी एंड टी। तो जहाँ तक बेटा कॉफ़ी का ताल्लुक है, तो कॉफ़ी जो है बेटा, इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और इसके लिए हिल स्लोप्स जो है ज़्यादा सूटेबल है। और अगर हम देखेंगे कि कॉफ़ी जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया में है बेटा ब्राज़ील, और इसके बाद कोलंबिया। और अगर हम अपने मुल्क की बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं साउथ इंडिया में एक जगह है बाबा ब्यूडन हिल्स, तो यहाँ पर जो है कॉफ़ी की कल्टीवेशन जो है की जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो बिवरेज क्रॉप है जो अगेन हम डेली यूज़ करते हैं, वो है टी। और हम देखते हैं टी भी जो है प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफ़ी भी प्लांटेशन क्रॉप है, और टी जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने कॉलोनियल पीरियड में। और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर इट्स टेंडर लीव्स। इसके लिए बेटा अबंडेंस में स्किल्ड लेबर चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा वो वुमन जो है बास्केट लेकर टी लीव्स को प्लग करते हैं। और टी जो है ये चाइना जो है इसका प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है इसका प्रोड्यूसर है, और श्रीलंका, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और इसके बाद हम देखेंगे बेटा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। चूँकि आपको पता है बेटा इस वक्त दुनिया की जो पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ये ग्रो हो रही है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है का तकाजा ये है कि हम अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें, इसको डेवलप करें, ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को जो है वो फुलफिल किया जाए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, ताकि हंगर और स्टारवेशन जो है बेटा ये ना रहे, हर एक को जो है हम जो है वो ग़िज़ा मिलना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एक है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मकसद है बेटा, तो इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और हम देखते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कैसे आप इंश्योर करेंगे, इसके लिए बेटा आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है का यूज़ करना पड़ेगा, आपको जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बड़े पैमाने पर यूज़ करना पड़ेगा, आपको जो है बेटा मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको जो है हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका अगर हम देखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट आया 1940s में, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया गया मैक्सिको में, और यहाँ पर जो है जिस क्रॉप पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया वीट, ताकि पॉपुलेशन की नीड्स को जहन में रखते हुए उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बेटा इसका जो फादर है वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि यूएस का एक एग्रो साइंटिस्ट है, जिसको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इसको बेटा जो है इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में भी 1960s में। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री वो है बेटा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। 1960s में इस एक्सपेरिमेंट को इंडिया में भी किया गया, और जिस स्टेट में इस ग्रीन रेवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट को किया गया वो है बेटा पंजाब, और वहाँ पर भी जो मेन क्रॉप है वो है वीट। और इसके बाद हम देखते हैं बेटा एक और जो है एस्पेक्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के हवाले से, वो है वाइट रेवोल्यूशन। इसका बुनियादी मकसद जो है बेटा टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, डायरी फार्मिंग में जो है वो रेवोल्यूशनाइज करना, और इसका क्रेडिट जो है वो जाता है बेटा इस पर्सन को, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन।
और इसका दूसरा नाम जो है व्हाइट रेवोल्यूशन का ऑपरेशन फ्लड। और ये हो गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है बेटा एक केस स्टडी, और इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, इसमें हम एक तो डेवलपिंग इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के फार्मर को कंपेयर करेंगे यूएस के फार्मर के साथ, और उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इंडिया का एग्रीकल्चर और यूएस का जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर कौन सी डिफरेंस है, कहाँ पर जो है फ़र्क है। तो अगर हम एज केस स्टडी एक फार्मर को हमने लिया है, मुन्ना लाल, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। उसके पास जो टोटल लैंड है बेटा वो है 1.5 हेक्टेयर, और वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है मार्केट से खरीदता है, और वो एनुअली 2 क्रॉप्स जो है बेटा प्रोड्यूस करता है, राइस, व्हीट और पल्सेस। और इसमें हम देखते हैं बेटा जो ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है ये ज़्यादातर रेंट पे लेता है, और अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स इसके पास बेटा बफेलो भी है, हैन भी है, और ये इनका जो मिल्क है और उसको लोकल मार्केट में कोऑपरेटिव्स में जो है वो बेचता है, अपने प्रोड्यूस को जो है अपनी फसल जो है उसको ये लोकल मंडी में बेचता है। लेकिन हम देखते हैं इनके लिए कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से उनके क्रॉप को जो है बेटा वो अच्छी रेट नहीं मिलती है। और अगर हम यूएस की बात करेंगे, वहाँ का जो फार्म साइज़ होता है, वहाँ पर जो एवरेज लैंड होल्डिंग है एक फार्मर की वो है बेटा 250 हेक्टेयर्स। अब इंडिया में एक फार्मर के पास 1.5 हेक्टेयर, यूएस में आप देखिए 250 हेक्टेयर्स। तो सबसे पहले फ़र्क तो यही है कि इंडिया में लैंड होल्डिंग कम है, यूएस में बहुत ज़्यादा है। और यूएस में जो ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं कॉर्न, दैट इज़ मेज़, हम सोयाबीन की बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, कॉटन की बात करेंगे, और ये कमर्शियल क्रॉप्स है, मार्केट के लिए प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर एक फार्मर को हमने लिया जो होरेन, और हम देखते हैं ही बिलोंग्स टू मिड वेस्ट यूएस से, 300 हेक्टेयर्स इसके पास है। और हम देखते हैं बेटा कि ये अपने इस खेत का जो है वो सॉइल जो है वो हम देखते हैं सैंपल सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में बेचता है, ताकि वो उसको जो देखे कि उसके न्यूट्रेंट्स जो है वो ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है के ज़रिए ये अपने एग्रीकल्चर को करता है, और उसको सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो सारे अपने खेत की फ़ोटोग्राफ्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं। और इस तरीके से अगर आप यूएस के फार्मर की बात करेंगे, वो मेरली एक फार्मर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शायद यही एक रीज़न है कि यूएस जो है क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही एडवांस्ड है। और मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बोला था कि एग्रीकल्चर जो है ये एक कंट्री की इकॉनमी में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर है इसका हमने 1 शॉर्ट लेक्चर वी हैव कंक्लूडेड इट। स्टे ब्लेस्ड।